तारीख थी 1 जुलाई साल 2026। एक बुजुर्ग महिला इलाके के पुलिस स्टेशन पहुंचती है और उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका बेटा दुबई में काम करता है और अभी 27 जून को ही वो घर लौटा था, लेकिन 30 जून को उन्हें पता चला कि उनके बेटे की जान चली गई है। ये सुनते ही वो बिल्कुल शॉक्ड रह गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। फिर उस महिला ने पुलिस के सामने 2 ऐसे नाम लिए जिन पर उन्हें शक था, पर वो नाम किसके थे और उन दोनों का उनके बेटे के साथ क्या कनेक्शन था, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। इस केस फाइल की शुरुआत होती है तेलंगाना के निजामाबाद जिले के न्यालकल गांव से, जहां प्रशांत नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसकी उम्र करीब 35 साल के आसपास थी। प्रशांत की मां का नाम दायनी श्यामला था, जो एक सीधी सादी और संस्कारी महिला है। उन्होंने अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलों के बाद भी अपने बेटे की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। दायनी ने प्रशांत को बचपन से ही बड़ों की इज्जत करना और रिश्तों की अहमियत समझना सिखाया था। वो प्रशांत से बहुत प्यार करती थी और वो भी बेटे होने का फर्ज अदा करता था। ऐसा बताया जाता है कि प्रशांत एक सीधा साधा और जिम्मेदार लड़का था, जो अपने परिवार की बेहतर जिंदगी के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। हालांकि वो कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं करता था, बल्कि गांव में ही छोटे मोटे काम और मजदूरी करके अपने पेरेंट्स का हाथ बटाता था। उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो जो भी कमाता था ना, वो ईमानदारी से कमाता था और अपने परिवार पर खर्च करता था। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उनका बेटा अब जिंदगी में आगे बढ़े और अपना घर बसाए, इसलिए परिवार ने उसके लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। और तब उन्हें संध्या नाम की एक लड़की के बारे में पता चला, जो तेलंगाना के निजामाबाद जिले की ही रहने वाली थी। संध्या एक पढ़ी लिखी लड़की थी और नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। प्रशांत के पेरेंट्स को लगा कि एक संस्कारी और पढ़ी लिखी बहू आने के बाद उनके बेटे की जिंदगी संवर जाएगी और परिवार को भी सहारा मिलेगा। दोनों परिवारों की मुलाकात हुई। अब क्योंकि प्रशांत तो हमेशा से बड़ों के फैसलों की इज्जत करता था, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स की पसंद को एक्सेप्ट कर लिया और साल 2016 में प्रशांत और संध्या की धूमधाम से शादी हो गई थी। दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई इस अरेंज मैरिज में खुशियों का माहौल था। प्रशांत जैसे सीधे लड़के के लिए ये एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। शादी के बाद संध्या जब अपने मायके से विदा होकर न्यालकल गांव में प्रशांत के घर में आई, तो उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम किया गया। प्रशांत की मां दायनी ने अपनी बहू को पलकों पर बैठाया और एक सास नहीं बल्कि एक मां की तरह संध्या को अपनी बेटी मान लिया। शादी के शुरुआती महीनों में सब कुछ बेहद नॉर्मल और खुशनुमा चल रहा था। प्रशांत एक जिम्मेदार पति की तरह संध्या की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। हालांकि उसकी इनकम तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। संध्या फिलहाल पढ़ रही थी। प्रशांत और उसके पेरेंट्स उसे हमेशा सपोर्ट करते थे। कुछ टाइम के बाद संध्या की कड़ी मेहनत रंग लाई और उसकी निजामाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स के रूप में जॉब लग गई। एक मेडिकल प्रोफेशनल के रूप में काम मिलना पूरे परिवार के लिए गर्व की बात थी। अब क्योंकि हॉस्पिटल न्यालकल गांव से दूर था, तो ऐसे में संध्या को रोज गांव से आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। प्रशांत ने अपनी पत्नी की इस परेशानी को समझा और उसने फैसला किया कि वो दोनों हॉस्पिटल के पास ही शिफ्ट हो जाएंगे, ताकि संध्या को काम करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके बाद प्रशांत और संध्या पेरेंट्स के घर से अलग होकर निजामाबाद में ही एक नए किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। इसी तरह वक्त आगे बढ़ता रहा और साल 2024 आ गया, पर अब प्रशांत पर और भी जिम्मेदारी बढ़ गई। रोजमर्रा के खर्चे तो तेजी से बढ़ने लगे थे। हालांकि संध्या भी हॉस्पिटल में नर्स की जॉब कर रही थी, लेकिन उसकी अकेले की कमाई और प्रशांत के छोटे मोटे कामों से होने वाली आमदनी से एक शानदार जिंदगी जीना मुश्किल हो रहा था। प्रशांत संध्या से बेहद प्यार करता था और उसे हर हाल में खुश देखना चाहता था। संध्या की जरूरतें और फरमाइशें धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। प्रशांत को लगने लगा था कि अगर वो भारत में ही रहकर छोटी मोटी मजदूरी करता रहा, तो वो कभी भी अपनी पत्नी को वो आलीशान जिंदगी और खुशियां नहीं दे पाएगा जिसकी वो हकदार है। साथ ही वो अपने पेरेंट्स के बुढ़ापे को भी सिक्योर करना चाहता था। इसी दौरान प्रशांत को एक एजेंट के जरिए दुबई में काम करने का एक अच्छा ऑफर मिला। वहाँ एक लेबर के रूप में काम करने पर भारत के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद थी। प्रशांत के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था, जिससे वो अपने पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता था। हालांकि उसके लिए संध्या और बुजुर्ग पेरेंट्स को छोड़कर इतनी दूर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन अपने परिवार के बेटर फ्यूचर की खातिर उसने अपने दिल पर पत्थर रखा और किसी तरह वीजा और टिकट का इंतजाम किया और भारी मन से दुबई के लिए उड़ान भर ली। वहां पहुंचकर प्रशांत मेहनत से काम करने लगा। वो खुद बेहद सादगी से रहता था और एक एक पैसा बचाकर हर महीने पूरी कमाई संध्या को भेज दिया करता था। इसी तरह वक्त आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते प्रशांत को दुबई में 2 साल बीत गए। वो अब अपने घर वापस आने की तैयारी कर रहा था और काफी खुश भी था। कितने टाइम बाद वो संध्या से मिलेगा, लेकिन प्रशांत इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस पत्नी की खुशियों के लिए वो इतना सब कुछ कर रहा है, वो उसके पीछे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही है।
दरअसल जब प्रशांत दुबई के लिए रवाना हुआ तो संध्या काफी अकेली पड़ गई। हालांकि वह पूरा दिन हॉस्पिटल में बिताती थी और मरीजों की देखभाल में बिजी रहती थी, लेकिन हॉस्पिटल से लौटने के बाद खाली घर में उसका मन नहीं लगता था। उसका पूरा दिन अब एक तय रूटीन के हिसाब से चल रहा था कि सुबह उठना है, तैयार होकर हॉस्पिटल जाना है, शिफ्ट खत्म करके वापस आना है और फिर अकेले ही खाना खाकर सो जाना है। प्रशांत से उसकी सिर्फ फोन पर ही बातें हो पाती थी। धीरे धीरे संध्या को एक ऐसे साथी की कमी खलने लग गई जो उसके पास मौजूद हो, जिससे वो आमने सामने बात कर सके और जिसके साथ वो वक्त बिता सके। उसी दौरान संध्या के अकेलेपन को दूर करने के लिए अनिल नाम के एक शख्स ने उसकी जिंदगी में एंट्री मारी। अनिल उसी इलाके में इंदिरापुरी कॉलोनी का रहने वाला था। शुरुआत में दोनों के बीच पड़ोसियों की तरह बातचीत शुरू हुई, फिर एक दूसरे के घर में आना जाना शुरू हो गया। अनिल संध्या के घर के छोटे मोटे कामों में उसकी हेल्प करने लगा। अब क्योंकि संध्या अकेली रहती थी, इसलिए अनिल का साथ उसे अच्छा लगने लगा। वो अपने मन की बातें और अकेलेपन का दर्द अनिल से शेयर करने लगे और अनिल ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। धीरे धीरे ये दोस्ती एक गहरे अफेयर में तब्दील हो गई। अब अनिल का संध्या के घर पर रोज का आना जाना शुरू हो गया था। वो दोनों अक्सर घंटों साथ बिताने लगे। प्रशांत दुबई से जो भी पैसा अपनी पत्नी के ऐशो आराम के लिए भेजा करता था, संध्या उन पैसों को अनिल की फरमाइशें पूरी करने और उसके साथ घूमने फिरने में उड़ाने लगी थी। यहाँ तक कि अब तो संध्या के बाकी पड़ोसियों को भी इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में भनक लग चुकी थी। पर संध्या और अनिल एक दूसरे के प्यार में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्होंने तय कर लिया था कि वो अब हमेशा के लिए साथ रहेंगे। लेकिन उनकी इस प्रेम कहानी के बीच सबसे बड़ा कांटा प्रशांत था, जो जल्द ही दुबई से भारत लौटने वाला था। ये बात जब संध्या अनिल को बताती है तो वो भी परेशान हो जाता है, क्योंकि प्रशांत के आने के बाद ये दोनों मिल नहीं सकते थे। साथ ही उन्हें ये भी डर था कि कहीं कोई पड़ोसी प्रशांत को इनके अफेयर के बारे में न बता दे। अगर उसे पता चल गया तो वो संध्या पर पाबंदी लगा देगा और हो सकता है कि यहाँ से घर ही खाली कर दे। संध्या अनिल से कहती है कि अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, हमें प्रशांत को रास्ते से हटाना होगा। इस पर अनिल भी राजी हो जाता है और दोनों मिलकर प्लान बनाने लगते हैं। इसी बीच 27 जून को प्रशांत घर वापस आ जाता है। 2 साल बाद अपनी पत्नी संध्या को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन प्रशांत को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पत्नी को देखकर वो मुस्कुरा रहा है, उसके दिमाग में उसे मारने का खौफनाक प्लान घूम रहा है। प्रशांत के घर आने के 2 दिन बाद यानी 29 जून को संध्या ने चुपके से अनिल को फोन लगाया और कहा कि हमें अपने प्लान को आज रात को ही अंजाम देना होगा। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम तुरंत जाकर शराब खरीदो, इसके बाद सीधे हमारे घर पर आ जाओ। तुम रात को प्रशांत के साथ बैठना, उससे प्यार से बातें करना और दोस्ती के जाल में फंसाकर पेट भरकर शराब पिलाना। जब वो पूरी तरह से होश खो बैठे और नशे में धुत हो जाए, तब उसे छत से नीचे धक्का दे देना, जिससे पड़ोसियों को लगेगा कि वो नशे की हालत में ही पैर फिसलने की वजह से छत से गिर गया और उसकी जान चली गई। पर अनिल उसे धक्का नहीं दे सकता था, इसलिए उसने अपने एक दोस्त वेंकट साई की मदद लेने का फैसला किया। अनिल ने संध्या के दिए पैसों से शराब खरीदी और वेंकट को लेकर रात के वक्त उसके घर पहुंच गया। प्रशांत जो बिहेवियर से बहुत अच्छा था, उसने अपने पड़ोसी अनिल का खुले दिल से वेलकम किया। प्रशांत को लगा कि वो अपने घर वापस लौटा है तो पड़ोसी उससे मिलने आए हैं। रात ढलते ही अनिल ने प्रशांत को अपने जाल में फंसाकर शराब पिलाना शुरू कर दिया। उसने प्रशांत को इस कदर शराब पिलाई कि वो अपनी सुध-बुध खो बैठा, जिसके बाद वेंकट और अनिल ने उसे उठाया और धक्का देने लगे। पर तभी अचानक प्रशांत ने हाथापाई करना शुरू कर दिया। वो समझ गया था कि ये दोनों उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर फेंकने लगा। ये देखकर दोनों ने उसे कसकर पकड़ा। इतने में यहाँ संध्या भी आ गई, जो ऑमलेट बनाकर लाई थी। उसने देखा कि अनिल और वेंकट उसके पति को उठाकर नीचे फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फाइट कर रहा है। ये देखकर संध्या प्रशांत के करीब जाती है, जिसे वेंकट और अनिल पकड़े हुए थे। वो अपने पति को पीछे से धक्का दे देती है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद प्लान के मुताबिक ये तीनों भागते हुए नीचे जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद प्रशांत मर गया होगा, लेकिन वो जिंदा था। इससे पहले कि ये तीनों कुछ कर पाते, इतने में आवाज सुनकर पड़ोसी भी बाहर आ जाते हैं और संध्या से पूछते हैं कि ये सब कैसे हो गया। इस पर वो कहती है कि छत पर बैठकर शराब पी रहे थे और अचानक पैर फिसलने की वजह से नीचे गिर गए। खैर, अब प्रशांत को उठाकर उसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है जहां संध्या नर्स थे। डॉक्टर्स उसे चेक करने के बाद संध्या को बताते हैं कि प्रशांत को ज्यादा चोट वगैरह नहीं लगी है, वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, जिसके बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये सुनते ही संध्या घबरा जाती है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं प्रशांत ने उसे धक्का देते हुए ना देख लिया हो। अगर उसने देख लिया होगा तो वो उसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देगा और वो जेल पहुंच जाएगी। इस तरह के ख्याल संध्या के मन में आने लगते हैं। वो जब अनिल को इस बारे में बताती है तो वो उससे कहता है कि तुम अपना नर्स होने का फायदा उठाओ, इसे हॉस्पिटल में ही मार दो। लेकिन कैसे? संध्या ने जब ये सवाल अनिल से किया तो उसने जवाब दिया कि नींद की दवा की ओवरडोज प्रशांत की बॉडी में इंजेक्ट कर दो।
संध्या को भी ये आइडिया ठीक लगा, इसलिए उसने ऐसा ही किया। काफी देर तक वो प्रशांत के पास ही बैठी रही और उसके मरने का इंतजार करती रही। हालांकि दवा की वजह से वो गहरी नींद में जरूर था, पर उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। संध्या बहुत देर तक सांस रुकने का वेट करती रही, लेकिन शायद ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था। संध्या की पहली और दूसरी कोशिश नाकाम हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रशांत को कैसे मारे। इसी दौरान उसके दिमाग में आया कि वो हॉस्पिटल की फार्मेसी से कोई विषैला पदार्थ या कोई ऐसी दवा चुराकर उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दे जिससे उसकी जान चली जाए। लेकिन एक नर्स होने के नाते वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट में सब कुछ पता चल जाएगा और पुलिस सीधे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ से पूछताछ करेगी और वो पकड़ी जाएगी। संध्या ऐसा तरीका चाहती थी जो बेहद जानलेवा हो, लेकिन मेडिकल साइंस की पकड़ में आसानी से ना आए। इसी कश्मकश और डर के बीच संध्या हॉस्पिटल के बाथरूम के पास से गुजर रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर वहां कोने में रखी टॉयलेट क्लीनर की बोतल पर पड़ी, जिससे टॉयलेट साफ किया जाता है। टॉयलेट क्लीनर को देखते ही संध्या के शातिर दिमाग में एक बेहद ही खौफनाक ख्याल आया। वो जानती थी कि टॉयलेट क्लीनर में बेहद ही खतरनाक और तेज एसिडिक केमिकल होते हैं। अगर इसे सीधे नसों के जरिए खून में पहुंचा दिया जाए तो ये बॉडी के अंदरूनी पार्ट्स को तुरंत ही जलाकर फेल कर सकते हैं। अब क्योंकि टॉयलेट क्लीनर कोई मेडिकल ड्रग या विषैला पदार्थ नहीं है, इसलिए संध्या को लगा कि शायद पोस्टमार्टम में डॉक्टर इसे आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे और प्रशांत की जान जाने की वजह मल्टी ऑर्गन फेलियर को मान लिया जाएगा। इसी सोच के साथ संध्या ने बिना देर किए इस टॉयलेट क्लीनर की बोतल को चुपचाप उठा लिया और उसमें से लिक्विड को खींचकर इंजेक्शन के सिरिंज के अंदर भर दिया, जिसके बाद वो प्रशांत के पास गई और उसकी बॉडी में वो इंजेक्शन लगा दिया। फिर वहीं बैठकर वो उसके मरने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब संध्या ने उसे चेक किया तो उसकी सांसें थम चुकी थी। ये देखते ही संध्या ने हॉस्पिटल में हंगामा मचाना शुरू कर दिया और डॉक्टर के पास जाकर उनसे कहा कि प्रशांत की सांसें नहीं चल रही है। ये सुनते ही वो उसे चेक करने आ गए, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। 30 जून को प्रशांत इस दुनिया से विदा हो गया। ये बात जब उसकी माँ दायनी श्यामला को पता चली तो वो हैरान रह गई, क्योंकि सुबह जब वो गई थी तब उनका बेटा ठीक था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो वो उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। दायनी को संध्या पर शक हुआ, क्योंकि पड़ोसियों के जरिए उन्हें भी अपनी बहू और अनिल के अफेयर के बारे में थोड़ी बहुत भनक लग चुकी थी। इसलिए उन्होंने बिना टाइम गवाए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया और 1 जुलाई को वहां पहुंच भी गए। दायनी ने पुलिस से साफ कहा कि उन्हें अपनी बहू और उसके बॉयफ्रेंड पर शक है। इन दोनों ने मिलकर ही उनके बेटे को मारा है। अब क्योंकि ऐसे केस आए दिन देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस भी तुरंत एक्शन लेती है और संध्या की सारी कॉल डिटेल्स निकलवाती है, जिनमें अनिल का नंबर सामने आ गया। इसके बाद पुलिस ने अनिल के नंबर की भी कॉल डिटेल्स खंगाली, जिसमें पता चला कि ये दोनों लगातार खूब बातें कर रहे हैं। ये देखकर पुलिस को दायनी की बात पर यकीन होने लगा। फिर पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की और सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसके बाद सारी सच्चाई सामने आ गई कि संध्या और अनिल का अफेयर चल रहा है और इन दोनों ने ही मिलकर प्रशांत को मारा है। लेकिन पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। कुछ टाइम बाद जैसे ही रिपोर्ट आई तो उसमें खुलासा हुआ कि प्रशांत की जो जान गई है वो नींद की दवा की ओवरडोज और टॉयलेट क्लीनर में पाए जाने वाले केमिकल्स की वजह से गई है। रिपोर्ट आते ही पुलिस ने अनिल और संध्या को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। दोनों ने फौरन ही अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ, उन्होंने ही प्रशांत की जान ली है और इस मामले में अनिल का एक दोस्त वेंकट भी शामिल है। ये सुनते ही पुलिस ने वेंकट का पता लगाकर उसे भी हिरासत में ले लिया और उससे भी सवाल जवाब किए, जिसने साफ कहा कि यह पूरा प्लान संध्या का था और उसी ने अपने पति को धक्का दिया था। फिलहाल पुलिस ने संध्या, अनिल और वेंकट साई को गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। देखिए, इस केस से हमें पता चलता है कि अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। संध्या को लगा था कि अगर वो टॉयलेट क्लीनर इंजेक्ट कर देगी तो डॉक्टर्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वालों को भी कभी पता नहीं चलेगा, पर पुलिस ने उसका सारा झूठ पकड़ लिया। गलत काम का नतीजा हमेशा जेल की कोठरी ही होती है। आपका ओपिनियन इस केस पर क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।